जी। शुरू हो गया। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की विशेषताओं को हमने देखा था। लेकिन विशेषताओं को मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया था आप लोगों को, मतलब एक प्रॉपर तरीके से हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो इस क्लास को हम दो तरीके से रखेंगे कि राज्य और संघ और उसके राज्य क्षेत्र को हम साथ में पढ़ेंगे पढ़ेंगे लेकिन एक ब्रीफ में दोबारा से आपको भारतीय संविधान की विशेषता जो थी उसके बारे में कर देता हूँ। तो जल्दी जल्दी से 10 मिनट में हम लोग कर लेंगे और उसके बाद राज्य और उसके जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र को हम लोग देखेंगे। संघ और राज्य क्षेत्र जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक कंटिन्यूटी में बनी रहे, जैसे 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक और 5 से लेकर 11 और उसके बाद 12 से जो है 35 तक, उसके बाद 36 से 50 51 तक, जिससे कि आपके भारतीय जो संघ है उसके राज्य क्षेत्र है, नागरिकता है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य जो है सब कंटिन्यूटी में आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका जो है थर्ड सेम जो सिलेबस देखते हैं उसमें जो शुरुआत होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से होती है। तो एक तरीके से कंटिन्यूटी आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करने में जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आसानी रहेगी आप लोगों को। तो हम जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं। जैसे मैंने बताया था, भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे लंबा भी संविधान है, लिखित भी है और लंबा भी है। तो लिखित के लिए तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि लिखित जो संविधान है वो इतना लंबा क्यों हो गया है कि उसमें हर एक तरीके से, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो और जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए। दूसरा कारण ये था कि भारत जो का एक भौगोलिक विस्तार इतना है और भारत अपने आप में बहुत सारी विविधताएं जो है, चाहे सांस्कृतिक विविधता हो चाहे सामाजिक स्तर पर विविधता हो, सबको समेटे हुए। तो इस कारण भारत जो है एक विविधताओं भरा देश है। तो इतनी सारी विविधताओं को समेटना और उनको एक संविधान के माध्यम से डील करना अपने आप में एक कठिन कार्य था। तो इसीलिए हर संविधान में हर क्लॉज को मतलब एक तरीके से स्पेसिफाई किया गया, उसका उल्लेख किया गया। दूसरा, भारतीय संविधान में संविधान विशेषज्ञ थे, उनका एक प्रभुत्व था, तो अपने आप में संविधान एक बड़ा हो गया। दूसरी चीज, जो संविधान जो था हमारा जो है जो प्रावधान हमारे लिए 1935-10 के आसपास अनुच्छेद वहां से लिए थे, अनुसूचियां भी वहां से ले ली गई थी और भाग भी जो थे वो ले लिए गए थे। लेकिन मेन जो है एक तरीके से अगर हम अम्बेडकर जी की परिभाषा जो है उनके शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान जो है विश्व के जो अधिकांश संविधान है उनको छानने के बाद जो चीज बची, वो मतलब जो चीज आई निकल के, वो हमारा संविधान है। अच्छी चीजें थी वो हम लोग इसके संविधान से ग्रहण की, चाहे वो ब्रिटेन का संविधान हो, अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, जर्मनी का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो, जापान का हो। भारतीय संविधान में हर जो विश्व के जो प्रचलित संविधान थे, माने हुए संविधान थे, उनसे कुछ ना कुछ तत्वों को ग्रहण किया गया है। तीसरी चीज हमने डिस्कस किया था, चौथा बिंदु, कि भारतीय संविधान जो है लचीला और कठोर दोनों है। ठीक है ना। भारतीय संविधान को नम्य और अनम्य दोनों बनाया गया। उसका कारण ये था कि भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो आपने जब इतिहास में पढ़ते होंगे तो भारत के सामने इतनी सारी परिस्थितियां, विकट परिस्थितियां थी। एक तरफ गांधी जी की हत्या हो गई, दूसरी तरफ जो है शरणार्थियों का विस्थापन था, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। भारत को जो एक तरीके से अमेरिका ने से खाद्यान्न जो है मिला। तो ऐसी स्थिति के सामने थी। तो भारतीय जो संविधान निर्माता जो है एक ऐसा संविधान बनाना चाह रहे थे जो ना तो कठोर हो और ना ही ज्यादा इतना मुलायम हो। अगर संविधान ब्रिटेन की तरह मुलायम होगा तो भारत में जो भी सरकार होगी, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होगा, तो हमारा जो संविधान है उसके हाथ की कठपुतली बन जाएगा और उसमें वो अपनी मर्जी से संशोधन करेगा। ठीक है ना।
और संविधान निर्माता संविधान को कठोर इसलिए नहीं बनाना चाह रहे कि इतना कठोर ना हो जाए जैसे अमेरिका का संविधान है कि उसमें संशोधन करना ही अपने आप में एक मुश्किल कार्य हो जाए। तो उसके बीच का उन्होंने रास्ता निकाला और भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो विशेष बहुमत के द्वारा, जो 2/3 बहुमत जिसको बोलते हैं 2/3 जो है सदन में उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य होंगे उनका 2/3 मत के द्वारा, और कुछ जो है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की बहुमत द्वारा उसमें रखे गए। चौथा बिंदु जो है, भारतीय संविधान जो है संघीय व्यवस्था के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मकता के लक्षण भी ग्रहण करता है। और ये जो उपबंध किए गए हैं भारतीय संविधान में, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए किए गए हैं। क्योंकि जब आपातकाल की स्थिति में भारतीय जो संविधान अभी तक जो संघीय व्यवस्था मैंने आपको बताया था, संघीय व्यवस्था में जो केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर 2 सरकारें होती हैं और लिखित संविधान होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ये संघीय व्यवस्था की अपनी एक विशेषता है, लेकिन उसमें एकात्मकता के भी लक्षण दिए गए हैं जो भारतीय संविधान जो संकट की स्थिति, आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें ग्रहण कर लेता है। एकात्मक लक्षण, एकल नागरिकता अपनाई गई है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है क्योंकि हायरार्की क्रम में है। जो है हमारे अखिल भारतीय सेना, अखिल भारतीय प्रशासनिक अधिकारी है और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में जो है एक तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति की गई, जिसका उद्देश्य जो है जो राज्यों के बारे में केंद्र सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देना। तो कुछ ऐसे प्रावधान, एकल नागरिकता को अपनाया गया है और आगे हम अभी डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 2 और 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार को राज्यों का निर्माण करने का जो संघ जो है राज्य हमारे हैं उनका निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान में एकात्मक के स्वरूप के भी कुछ लक्षण रखे गए। साथ ही भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों को भी सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में जो संसदात्मक व्यवस्था है, संसद की सर्वोच्चता और जो संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच में एक समन्वय देखने को मिलता है। ये भी भारतीय संविधान की बहुत अच्छी विशेषता है कि अमेरिका के संविधान में बताया कि अमेरिका में जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। तो भारतीय संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की गई, एक ऐसी व्यवस्था निकाला गया कि जो हमारी संसद है और हमारी न्यायपालिका के बीच में टकराव ना हो। तो हमारी जो सरकार, जो हमारा जो संविधान है, वो जो संसद हो जो है हमारी, उसको संविधान संशोधन करने की शक्ति तो देता है, लेकिन साथ में जो संविधान का जो संशोधन जो किया जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है समीक्षा, न्यायिक समीक्षा या पुनर्विचार उस पर कर सकता है। तो दोनों का एक बहुत सुंदर समन्वय जो हमारे संविधान में दिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अगर हम इंग्लैंड के संविधान की बात करें तो वहाँ एकल नागरिकता है, और अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। एक व्यक्ति जो अमेरिका का नागरिक है वो जो है अमेरिका का तो नागरिक होगा साथ में वो उस राज्य का भी नागरिक होगा जिस राज्य का वो निवासी है। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है, और एकल नागरिकता का कारण यही है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न थी भारत में, तो उसको ध्यान में रखकर एकल नागरिकता को अपनाया गया। अब हम आगे पॉइंट जो है संघीय व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन भारत में अगर एक नजरिए से हम देखें तो बहुसंघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। मैंने बताया था कि संघीय व्यवस्था में 2 सरकारें होती हैं, केंद्र के स्तर पर भी होती है और राज्य के स्तर पर भी होती है। लेकिन जो है 1990 के बाद में पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका की व्यवस्था के बाद में भारतीय संविधान में त्रयस्तरीय शक्तियों का एक तरीके से 3 स्तरों पर शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र के स्तर पर शक्तियां हैं, राज्य के स्तर पर शक्तियां हैं, और हमारी स्थानीय जो संस्था है, चाहे वो ग्रामीण के स्तर पर काम कर रही हो, ग्राम पंचायत हो, या शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर निगम या महानगर पालिका हो, उनको भी कानून बनाने के उनको भी अधिकार दिए। तो भारत ऐसा विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 3 स्तरों पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। ऐसे ही भारतीय संविधान में सहकारी जो समितियां होती हैं उसका भी प्रावधान किया गया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैंने जैसे बताया था एक आपातकालीन उपबंध की भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है, जिसमें जब भारत में कोई भी आपातकालीन एक तरीके से कोई भी समस्या, संकट उत्पन्न होगा तो भारतीय संविधान जो है आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत जो है आपातकालीन शक्तियां लगा सकता है। भारतीय संविधान को संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में
घोषित किया गया। यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य का शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, बेसिकली पंथ निरपेक्ष राज्य को, भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी परिभाषा जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब भारतीय जो है संविधान है, और ये भाई ये कहे भारतीय जो सरकार है, भारतीय जो राज्य है, वो किसी भी धर्म के प्रति एक जो है तटस्थता का भाव रखेगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का है, और उसको भारत जो राज्य है एक तरीके से, या सरकार जो है, वो किसी भी व्यक्ति के धर्म के मामले में जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म को व्यक्तिगत मामला माना गया है भारतीय संविधान में। तो हम पंथ जो है, अगर कभी क्लास होगी तो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना। और भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया, जैसे मैंने बताया 1921 से पहले तो भारतीय संविधान भारत में जो है ज्यादातर मताधिकार जो मिला हुआ था वो विशेष परिस्थितियों के आधार पर दिया गया था। वो जो जमींदार लोग थे उनको दिया गया था, जो एक आयकर चुकाते थे उनको दिया गया था। महिलाओं को जो है वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो उसके बाद वोटिंग का अधिकार दिया गया। और भारतीय संविधान चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोगों ने डिस्कस किया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार ना दिए जाएं तो उसके लिए सामाजिक अधिकार और सामाजिक और आर्थिक अधिकार उसके लिए बेईमानी है। तो जब तक किसी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो उसको सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार प्राप्त करना उसके लिए जो है एक तरीके से बहुत मुश्किल है। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले वयस्क मताधिकार रखा गया, जिसमें सभी उसमें ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से आयु का अधिक है और तो उसको वोट डालने का अधिकार होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो भारतीय संविधान में रखी गई। दूसरा, भारतीय संविधान में एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान में जो संवैधानिक जो संस्था है उनको स्वायत्तता प्रदान की गई है। अगर हम चाहे न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका अपने आप में एक स्वायत्त है। चाहे हम निर्वाचन आयोग की बात करें या और भी संस्था हैं जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें या चुनाव आयोग की बात करें, ये संस्थाएं अपने आप में स्वतंत्र हैं। चाहे नियुक्ति बेशक इनकी जो है केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन अपने कार्यों में ये स्वतंत्र है। तो ये भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये संस्थाओं को स्वायत्तता दी गई। अब हम बात करते हैं भारतीय जो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में ये जो है चर्चा की गई है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में ये बताया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र क्या होंगे और उसमें क्या क्या क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं। आर्टिकल 1 में हमारे जो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। तो संघ का नाम, जैसा कि आपको पता है, जब भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो भारत जो संघ के नाम को लेकर एक तरीके से लोगों के बीच में आम राय नहीं बन पा रही थी कि भारत का जो नाम क्या रखा जाए। कुछ लोगों का मानना था कि जो देश का नाम है, राष्ट्र का नाम है, भारत रखा जाए, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था नहीं, भारत की जगह इंडिया रखा जाए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बीच का रास्ता निकाला। तो उन्होंने भारत जो है नाम दोनों को सम्मिलित किया, भारत को भी सम्मिलित किया और जो है इंडिया को भी सम्मिलित किया। तो उन्होंने कहा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ, राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। इंडिया डेट इज भारत जो है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। इंग्लिश में शब्द जिसका इस्तेमाल किया गया है वो यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब ये एक चीज यहाँ उत्पन्न होती है कि भारत जो संघ है वो अमेरिका के जो संघ से कैसे अलग है, या भारत में जो है संघ, हिंदी में तो मतलब इसका जो संघ का मतलब संघ ही निकलता है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंग्लिश के अंग्रेजी शब्द की बात करें तो वहां फेडरेशन और यूनियन शब्द का अर्थ निकलता है। लेकिन भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इंग्लिश में इस का जो अर्थ रखा वो फेडरेशन ना रखे, यूनियन रखा, ठीक है ना। तो इसको दो चीजों को यहाँ समझने की जरूरत है कि यूनियन क्यों रखा उन्होंने। अमेरिका के संविधान में जैसे फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में।
तो सबसे पहली बात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की जो जो फेडरेशन है वो भारतीय, या ये कहें कि भारत का जो यूनियन है वो अमेरिका के फेडरेशन से कैसे अलग है। क्योंकि आप लोग अगर हम इतिहास में जाएं तो अमेरिका की क्रांति के बाद में वहां 13 जो उपनिवेश थे वो स्वतंत्र होते हैं और आपस में एक परिसंघ का निर्माण करते हैं वो लोग। ठीक है, 13 जो कॉलोनियां होती हैं अमेरिका में, उस समय जो 13 राज्य होते हैं वो आपस में एक परिसंघ का निर्माण करते हैं, फेडरेशन का परिसंघ, जिसको कन्फेडरेशन बोलते हैं, वो लोग परिसंघ बोलते हैं उसको, का निर्माण करते हैं। और उनका उद्देश्य ये होता है कि हम एक ऐसे परिसंघ का निर्माण करेंगे कि जिसमें जो इसको जो परिसंघ होगा, वहां पर उनकी लैंग्वेज में हम परिसंघ बोलेंगे, परिसंघ को राज्यों के द्वारा कुछ शक्तियां दी गई। मतलब राज्यों ने अपनी कुछ शक्तियां जो है वो परिसंघ को स्थानांतरित करी या उनको ट्रांसफर करी एक तरीके से। तो वहां पर जो परिसंघ का जो निर्माण हुआ है वो राज्यों के बीच में एक आपसी सहमति के माध्यम से जो परिसंघ का निर्माण हुआ है। और उनके बीच में जो शक्तियां जो है वहां पर राज्य हैं अपने क्षेत्र में स्वायत्त हैं। एक तरीके से राज्य जो है अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से स्वायत्त है। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया, राज्य के लिए अलग शक्तियां हैं और संवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है ना। और साथ में कुछ और अन्य शक्तियां भी हैं। लेकिन वहां पर जो शक्तियां हैं, जो संवर्ती सूची एक तरीके से है, या ये कहें कि जो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो जो है राज्यों के पास। तो वहां पर केंद्र जो परिसंघ है, इनका फेडरेशन है, उसके पास इतने अधिकार नहीं है जितने राज्यों के पास में, ठीक है ना। अगर 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 हम भारत की बात करें तो भारत का जो यूनियन है वो, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत में करीबन 600 के आसपास रियासतें और देशी राज्य और रियासतें और ब्रिटिश प्रांत थे और ब्रिटिश कमिश्नरियां थी। तो स्वतंत्रता के बाद, जैसे कि आप सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासत विभाग का प्रमुख बनाया गया था और उन्हीं की जिम्मेदारी भारत के एकीकरण, एक तरीके से भारत का एकीकरण के लिए उनको जाना जाता है। तो उन्होंने जो है, और जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो जितनी भी रियासतें थी, ब्रिटिश प्रांत थे या ब्रिटिश कमिश्नरियां थी, उनको सबको एकीकृत किया। तो भारतीय जो संघ है, भारत का जो यूनियन का निर्माण हुआ है, वो जो देशी रियासतें या राज्य हैं उनके बीच में किसी करार के तहत इसका निर्माण नहीं हुआ है। भारतीय संघ का जो निर्माण हुआ है, भारतीय जो यूनियन बना है, वो राज्यों के बीच में किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका में था, अमेरिका में जो राज्य थे उन्होंने एक समझौते के तहत परिसंघ फेडरेशन का निर्माण किया, ऐसा भारत में नहीं था। दूसरा, भारतीय संघ में चूंकि समझौते का परिणाम नहीं है, तो भारतीय संघ में जो राज्य है उनको भारतीय संघ से, भारतीय यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। दो चीजें यहाँ महत्वपूर्ण है कि भारतीय जो संघ का जो निर्माण हुआ है वो राज्यों के बीच में किसी संविदा या करार के तहत नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट जो है, उसमें जो राज्य के जो राज्य हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। और ना ही वो जो संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन राज्यों को, जो संघ है, राज्यों को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में विभक्त कर सकता है। तो इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं भारत जो है अविभाजित राज्यों का या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, या विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। इसका मतलब ये हो गया कि राज्यों का तो विनाश हो सकता है लेकिन भारतीय संघ का विनाश नहीं हो सकता है। जबकि अमेरिका में इसका उल्टा है कि राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त है और वो संघ से अलग होने का भी अधिकार रखते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भारत में जो यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और अमेरिका के लिए फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद की, जिसको हम बात कर रहे थे। भारतीय संविधान का पहला भाग है जिसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं और जो भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा इसमें की गई। तो भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद जो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें ये कहा गया है। तो इसमें आगे क्या कहा गया है कि राज्य और जो संघ जो बनेगा उसमें राज्य
और उनके राज्य जो क्षेत्र होंगे वो उसमें सम्मिलित होंगे। तो इसके अंतर्गत तीन क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। पहला राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र, और दूसरा तीसरा जिनको भारत जो राज्य है उनको अधिकृत करेगा। तो तीन चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। जो यूनियन भारत का जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे उसके अंदर तीन चीजें सम्मिलित होंगी। राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, संघ राज्य क्षेत्र होंगे, और ऐसे क्षेत्र जिनको भारत जो है अधिकृत करेगा ही। ठीक है ना। तो पहले आर्टिकल में जो है यही कहा गया है। हम दूसरे आर्टिकल की बात करें, दूसरा हमारा जो आर्टिकल क्या कहता है सॉरी, पहले आर्टिकल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, दादर नागर हवेली जो था और जो है गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, सिक्किम, ये ऐसे क्षेत्र थे। अगर बात करें तो पौंडीचेरी जो है फ्रांसीसियों की वहां बस्ती थी, और गोवा है, दमन दीव है, इनमें जो है पुर्तगालियों का शासन था। तो भारत होने के बाद में जो है 1954, 55 में और 1960-61 में जो है इनका अधिग्रहण किया गया एक तरीके से, फ्रांसीसियों से जो कब्जा जो भारत सरकार ने वापस दिया। तो जो अधिकृत ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार अधिकृत करेगा वो भी भारतीय संघ के जो है अभिन्न अंग माने जाएंगे। अब दूसरा जो आर्टिकल क्या कहता है, भाग जो है संविधान का दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो विधि द्वारा जो वह उचित समझे, जो वह ठीक समझे या उचित समझे, संघ में नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकता है। पहला बिंदु तो ये कहता है कि जो है आर्टिकल 2 जो है अनुच्छेद 2 का, कि भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है या उसको कानून बनाने का यह अधिकार प्राप्त है जो वो उचित समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, मतलब संघ में नए राज्यों को वो एडमिशन देगा। दूसरा, और नए राज्यों की स्थापना, मतलब नए राज्यों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट, वो नए राज्यों को कर सकता है। तो दो चीजों के बारे में जो आर्टिकल दूसरा कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना के बारे में। आर्टिकल 2 और 3 जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर भी जाते हैं, और खासकर तीसरा आर्टिकल तो ज्यादा ही पूछा जाता है, क्योंकि 2 और 3 में कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है। आर्टिकल दूसरा मैं दोबारा बता रहा हूं, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना जो है भारतीय संसद जो विधि बनाकर जो जैसा वो उचित समझे कर सकती है। अब आर्टिकल हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारतीय जो संविधान में आर्टिकल जो संसद क्या करती है, संसद विधि बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और वर्तमान राज्य जो है उनके क्षेत्र, उनकी सीमाओं और उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है ना। दूसरा आर्टिकल और तीसरे आर्टिकल में अंतर ये है कि ऐसे क्षेत्र पे दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश की बात करता है और उनकी स्थापना की बात करता है, लेकिन तीसरा आर्टिकल ये कहता है कि जो ऑलरेडी भारतीय संघ का एक तरीके से भारतीय संघ का अभिन्न अंग है, उनमें नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, उनकी सीमाएं और उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर आपने अभी 2014 का एक उदाहरण समझा होगा, तेलंगाना एक नया राज्य का निर्माण किया गया है 2014 में सरकार द्वारा, तो वो जो है आंध्र प्रदेश को काट के किया गया है। तो ये भारतीय संसद को ये अधिकार प्राप्त है, और एक तरीके से हम ये कहें कि ये भारतीय जो संसद है या भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण है। भारतीय संविधान में एकात्म लक्षण है। और मैंने आपको बताया कि भारतीय भारतीय जो यूनियन है, भारतीय का जो संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। तो भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संघ में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी क्षेत्र है, सीमा और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो अब नए राज्यों का निर्माण कैसे कर सकती है कि दो राज्य हैं, उनके क्षेत्रों से कुछ क्षेत्रों को काटकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या ये कहें कि कुछ राज्य हैं उनके भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या ये कहें कि एक राज्य से काटकर दूसरे राज्य का निर्माण कर सकती है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
कि छत्तीसगढ़ राज्य और उत्तराखंड राज्य और झारखंड राज्य का 26, 27 और 28 में राज्य का निर्माण सरकार द्वारा 1/9/15 नवंबर 2000 को किया गया था। इन राज्यों का निर्माण सरकार द्वारा किया गया। ऐसे ही सरकार जो है किसी भी जो राज्य क्षेत्र है उसके राज्य क्षेत्र को, उसके क्षेत्र की सीमा को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकती है और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। अगर नाम में परिवर्तन के आधार पर हम लोग देखें, जैसे अभी उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके किया गया, ओडिशा कर दिया गया है। अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा, पश्चिम बंगाल की जो है मुख्यमंत्री है सुश्री ममता बनर्जी, उनके द्वारा भी पश्चिम बंगाल का नाम चेंज करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। ठीक है ना। ऐसे ही जो है पौंडीचेरी का नाम जो है चेंज करके पुदुचेरी कर दिया गया है। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके नाम जो है समय समय पर परिवर्तित किए गए। तो लेकिन उसका अधिकार किसको है? उसको परिवर्तन करने का अधिकार राज्यों के नाम में परिवर्तन का अधिकार हमारी संसद को दिया गया है। अब आर्टिकल हम लोग जो है 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 में यह कहा गया है कि संसद जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को लागू कराने के लिए या एक तरीके से उसको कार्य में परिणत करने के लिए या उसके लिए कोई भी कानून बनाती है तो वो उसका जिक्र जो है, उसका उल्लेख आर्टिकल हमारे 4 में किया गया है। ठीक है ना। तो अभी आप लोगों ने समझा कि आर्टिकल 1 समझा, आर्टिकल 2 समझा, आर्टिकल 3 समझा और आर्टिकल 4 समझा। एक चीज और यहाँ समझने वाली बात है कि क्या भारतीय जो सरकार है वो किसी भी देश को भारत के किसी भाग को मतलब दे सकती है, हस्तांतरित कर सकती है। ये जो है ये प्रश्न जो भारतीय 1960 में बेरूबाड़ी संघ के मामले में भारत के समक्ष उत्पन्न हुआ। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय से सलाह ली गई। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सलाह दी गई कि संसद जो है संविधान संशोधन के माध्यम से किसी भी देश को भारत के किसी भी भूभाग को हस्तांतरित या उसको दे सकती है। तो बेरूबाड़ी एक पश्चिम बंगाल में था, पूर्वी उस समय जिसको पूर्वी जो है बांग्लादेश जो अब इस समय बोला जाता है, वो पहले पश्चिमी पाकिस्तान उसको बोला जाता था। तो वहां पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि भारत को वो क्षेत्र जो है उस समय पूर्वी पाकिस्तान उसको बोला जाता, आज के समय बांग्लादेश बोला जाता है, उसको हस्तांतरित करना पड़ा। लेकिन बाद में 1969 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने जो फैसला उन्होंने दिया था कि संविधान में संशोधन के माध्यम से ही जो है संसद किसी भी राज्य को, किसी भी देश को हस्तांतरित कर सकती है। बाद में संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये एक तरीके से ये आदेश दिया गया कि संसद को किसी भी देश को अपने भूभाग को हस्तांतरित करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ ये कार्यपालिका अपने जो है अपने अध्यादेश या कानून के माध्यम से जो है राज्य के अपने जो क्षेत्र हैं उनको हस्तांतरित कर सकती है। अगर इसका उदाहरण हम लोग अभी देखें, रिसेंटली में आपने देखा होगा कि 2015 में चूंकि ये मामला जो था काफी समय से 1974 से चल रहा था, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ एन्क्लेव थे, मतलब अंतः क्षेत्र थे जिनके बीच में भारत और बांग्लादेश के विवाद चल रहा था। तो इन क्षेत्रों को दिए जाने के लिए भारत में ऐसे 111 जो है एन्क्लेव थे, मतलब अंतर क्षेत्र थे, और बांग्लादेश में ऐसे 51 एन्क्लेव क्षेत्र थे जिसमें भारत की जनसंख्या रहती थी और ऐसी भारत में थे जहां बांग्लादेशी रहते थे। तो संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा संसद द्वारा एक कानून बना के, बेशक ये कार्यपालिका इसको कर सकती है, लेकिन संसद द्वारा एक संविधान संशोधन के माध्यम से 101 जो विदेशी एन्क्लेव थे उनको बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश द्वारा जो उसकी सीमा क्षेत्र के अंदर पड़ते थे 51 एन्क्लेवों को भारत को दिया गया। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इसमें भारतीय राज्यों के निर्माण के संबंध में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं।
जैसा कि आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन जो किया गया वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का किया गया। आदिवासी क्षेत्र जो क्षेत्र था उसको आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। भारतीय जो है इतिहास की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये भारत भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग जो है वो 1920 के आसपास से ही प्रारंभ हो गई थी। भारत, क्योंकि आप समझते हैं भारत एक सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं का देश है और हर राज्य और हर प्रांत की अपनी एक विशेष भाषा है। तो लोगों के बीच में एक ये भावना घर कर गई कि एक तरीके से हमारी की भाषा अलग भाषा है और इस राज्य में जिनकी स्पेसिफिक भाषा है उन्हीं को रहना चाहिए। तो स्वतंत्रता के बाद में जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो लोगों के बीच में मतलब ये भावना कर गई कि अब संविधान। और दूसरी चीज, भारत, क्योंकि भारत में नए जो है एक तरीके भारत का एकीकरण हो रहा था और काफी सारी रियासतों को सम्मिलित किया जा रहा था, तो लोगों द्वारा ये प्रयास किया गया कि एक विशेष क्षेत्र का निर्माण किया जाए और उनकी अपनी विशेष भाषा और अपनी विशेष संस्कृति हो और जिसका संरक्षण किया जा सके। तो ये समस्या भारतीय संविधान जो निर्माता था उनके समक्ष आई। तो एक अलग से सबसे पहले जो इस पर विचार करने के लिए क्या भाषा के आधार पर, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें अंग्रेजों के समय जो राज्यों का जो सीमाओं का जो निर्धारण किया गया था वो किसी भाषा के आधार पर नहीं किया गया था। वो तो अंग्रेजों ने अपनी स्वेच्छा से या अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के अनुसार भारत में जो राज्य थे एक तरीके से उनका निर्माण किया। जैसे कुछ राज्य ऐसे, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो सीधे ब्रिटिश जो है क्राउन था और उन पर उनके अंतर्गत आते थे, मतलब गवर्नर जो जनरल था उसके अधीन आते थे। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो है कमिश्नर के अंतर्गत आते थे और कुछ ऐसी देशी रियासतें थी। तो तीन तरह के क्षेत्र थे जो एक तरीके से देशी रियासतें थी, कुछ गवर्नर के द्वारा जो है उन पर शासन किया जाता था ब्रिटिश काउंट के मदद, और तीसरे क्षेत्र ऐसे थे जो है ब्रिटिश कमिश्नर के अंतर्गत थे। उन्होंने अपने स्वेच्छा के अनुसार इनका निर्माण किया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये मांग उठने लगी कि भारत में भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। तो सरकार द्वारा, क्योंकि भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो जो अंतरिम सरकार थी उसके द्वारा एस के धर 1947 में, एस के धर 1947 में एस के धर जो है 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। इसका जो है आयोग का जो गठन जो किया गया था उस पर ये इसका मेन उद्देश्य ये था कि ये पता लगाना क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित होगा या नहीं होगा। लेकिन इसने जो अपनी रिपोर्ट दी, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मना कर दिया कि आपको कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। मतलब तो पहली बात तो यह कि जो 1948 में जो एस के धर कमेटी जो गठित की गई थी उसने अपनी जो रिकमेंडेशन दी उसने ये कहा कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों को गठन किया जाना चाहिए। साथ में क्योंकि जो रिपोर्ट आई उससे एक तरीके से जो है एक विरोध की भावना उत्पन्न हो गई लोगों में और एक उत्तेजना की भावना लोगों में उत्पन्न हो गई। तो इसी दौरान कांग्रेस द्वारा भी एक समिति का गठन किया गया जिसको हम लोग JBP कमेटी बोलते हैं। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब उसमें वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तीन लोगों की एक समिति थी। तो इस समिति द्वारा भी औपचारिक रूप से एक तरीके से औपचारिक रूप से राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषा के आधार पर किए जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन उसी दौरान 1953 में दक्षिण में, चूंकि दक्षिणी क्षेत्र जो है शुरू से ही अपने आप को उत्तरी क्षेत्र से भाषा संस्कृति के मामले में अलग मानते रहे हैं और वो अभी भी आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर अगर तमिलनाडु के क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो उनको जो है भाषा को लेकर उनका ज्यादातर विरोध रहता है। अगर हम अभी भी बात करें नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि तमिलनाडु में जो हिंदी को एक तरीके से लागू करने की बात की गई तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विरोध उसी का किया गया। त्रिस्तरीय फॉर्मूले का भी एक तरीके से उन लोगों ने विरोध किया। तो भाषा को लेकर सबसे ज्यादा विरोध जो है
वो दक्षिणी राज्यों में हुआ। उनका ये मानना था कि जो हिंदी को लागू करके एक तरीके से हिंदी जो भाषी जो संस्कृति है जो और हिंदी भाषी जो प्रभुत्व है उसको दक्षिणी क्षेत्र पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मद्रास क्षेत्र में जो आज का तमिलनाडु क्षेत्र जिसको बोला जाता है, उस समय उसको मद्रास मद्रास प्रांत उसको बोला जाता है। तो वहां के तेलुगु भाषी क्षेत्र में तेलुगु भाषी क्षेत्र को एक अलग से क्षेत्र बनाने के लिए जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उनका नाम था पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु उनके द्वारा जो है अमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में वहां काफी ज्यादा आक्रोश हो गया और दंगे वगैरह वहां हो गए। तो उसको देखते हुए सरकार द्वारा 1953 में जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। मतलब तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। मतलब भारत में पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। लेकिन सरकार द्वारा क्योंकि जब एक राज्य भाषा के आधार पर गठित हो गया तो अन्य राज्यों के अंदर भी ये भावना पैदा हो गई कि हमारा भी एक अलग राज्य होना चाहिए और वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो मराठा जो महाराष्ट्र जो इसको हम लोग आज का क्षेत्र बोलते हैं वो बम्बई प्रांत उसको बोला जाता था। उसमें दोनों लोग थे, चाहे उसमें मराठी भी थे और गुजराती भी थे। तो उनके अंदर ये भाषा उत्पन्न हो गई कि हमारा भी राज्य एक अलग से राज्य बनाया जाए। ऐसे ही दक्षिण में अन्य राज्य भी थे जहाँ तमिल के साथ में तमिल भी बोली जाती है, मलयालम भी बोली जाती है। तो उनके अंदर भी भावना है कि हमारे भी एक अलग से राज्य हो जिसका भाषा के आधार पर गठन हो। तो सरकार द्वारा 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया सरकार द्वारा, इस पर विचार करने के लिए कि राज्यों का भाषा के आधार पर जो है गठन किया जाए। और वो कैसे किया है तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इसका गठन किया गया। 1955 में इसकी रिपोर्ट आ गई थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लेके आई सरकार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इस जो आयोग आया था उसने कुछ पॉइंट्स पर इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसने कहा कि भाषा के आधार पर तो हम लोग भाषा के आधार पर तो राज्य का गठन कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने ये कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ तमिल क्षेत्र में से तमिल ही लोग रहेंगे, या उड़ीसा का क्षेत्र है तो वहां उड़िया लोग रहेंगे, या मराठी है तो मराठी रहेंगे, अगर गुजराती है तो गुजराती रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक भाषा और एक राज्य का फॉर्मूला जो है वो व्यावहारिक नहीं है और भारत की जो एकता है, अखंडता जो है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना। फिर दूसरी रिपोर्ट इन्होंने ये दी, जैसे मैंने अभी बताया एकता और अखंडता को लेकर बात कही गई, तो इन्होंने ये कहा कि राज्यों का जो निर्माण किया जाए वो भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर किया जाए, उनकी सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा जाए और उन राज्यों की आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रख के किया जाए। तो इस तरीके से 4 या 5 इनकी रिकमेंडेशन इन्होंने दी और उसी के आधार पर सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 सरकार लेके आई। दूसरी बात, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, इसका जो गठन किया गया था वो फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, फजल अली की अध्यक्षता में, जो न्यायमूर्ति फजल अली थे उनकी अध्यक्षता में इसका किया गया था। सॉरी, न्यायमूर्ति नहीं थे, फजल अली, हाँ सिर्फ फजल अली थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। उसके 2 अन्य सदस्य भी थे। पहले सदस्य तो के.एम. पन्नीकर, आपने नाम सुना होगा, और दूसरे सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू। ये दोनों भारतीय संविधान में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, भारतीय संविधान के निर्माण में। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं ये दोनों हमारे जो भारतीय इतिहास में। तो एक 13 सदस्यीय जो कमेटी राज्य पुनर्गठन समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष हृदय जो है फजल अली थे और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर जो है उसके सदस्य के तौर पर थे। इस समिति ने ये कहा कि जो राज्य, क्योंकि भारतीय जो संविधान जब बनना था तो उसमें राज्यों को A, B, C और D कैटेगरी में बांटा गया था। तो इसने कहा कि राज्यों को जो 4 कैटेगरी में बांटा गया है A, B, C और D में, उसको समाप्त करके 16 राज्य
और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। लेकिन सरकार ने इसकी ये जो है सिफारिश ना मान के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया था सरकार ने, ठीक है ना। तो मेन चीज तो यही है कि इस सरकार जो मतलब भारत को जो स्वतंत्रता के बाद जो है सरकार जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति जो अधिनियम बनाया, उसके आधार पर सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित जो है सदस्यों जो है केंद्र शासित जो प्रदेश है उनका निर्माण किया। लेकिन अन्य, क्योंकि सरकार इस समय सरकार के सामने स्थिति यही उत्पन्न हो रही थी कि अन्य राज्यों में भी ऐसी मांग उठ रही थी कि उनका राज्य को भी एक भाषा के आधार पर अलग गठन किया जाए। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो महाराष्ट्र जो बॉम्बे प्रांत था उसे महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया और गुजरात को अलग कर दिया गया 1960 में। तो महाराष्ट्र अलग राज्य बना दिया, गुजरात अलग राज्य बना दिया गया। ऐसे ही नागालैंड 1963 में जो है हाँ 1963 या 66 के आसपास डेट हो जाती है, नागालैंड का निर्माण किया गया। उसके बाद में जो असम, जो कि असम राज्य का ही भाग थे, उसके बाद में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को अलग किया गया। ऐसे ही सिक्किम, जो पहले भारत को एक शहर राज्य का दर्जा दिया गया, उसके बाद उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और लास्ट में हम लोग चर्चा करें तो 26, 27 और 28 जो है छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अभी रिसेंटली 2014 में तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना की जो क्षेत्र था एक तरीके से वहां भी काफी समय से एक अपने अलग अलग क्षेत्र के लिए मांग उठ रही थी, तो सरकार द्वारा तेलंगाना जो राज्य का निर्माण किया गया। साथ में ही हम इसमें ये भी देखेंगे कि अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर जो राज्य है जो था एक, उसको संविधान में एक अलग से प्रावधान आर्टिकल 370 के तहत जोड़ा गया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो भारतीय संविधान में इस समय अगर राज्यों की स्थिति हम लोग देखें तो 28 राज्य हैं भारत में, क्योंकि अगर अगर जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा को समाप्त करके उसको 2 संघ जो है शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में उसको कर दिया, तो ऐसे भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी। लेकिन सरकार द्वारा रिसेंटली 2019 में दमन-दीव और दादरा नगर हवेली को एक केंद्र शासित के रूप में कर दिया है, मतलब दोनों को जोड़ के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। तो इस तरह भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोबारा जो है 8 हो गई है, पहले जो 9 हो गई थी अब 8 हो गई है। तो इस तरह वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं अब इसको विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता के